सबसे पहले उन सभी एस्पिरेंट को बेस्ट ऑफ लक जिनका 2 और 6 मई को ALP CBT 2 का एग्ज़ाम है। उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि गिव योर 100% एंड क्रैक द एग्ज़ाम एंड बिकम द फ्यूचर ALP। आज का वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 2 और 6 मई को ALP का एग्ज़ाम देने वाले हैं। एज़ यू नो, ALP में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ऐसे भी छात्र हैं जो इससे पहले 22 अप्रैल को कंडक्ट हुई RRB JEE की परीक्षा में भी अपीयर हो चुके हैं एंड दे वेरी वेल अवेयर कि रेलवे ने कैसे वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं और ये क्वेश्चन आपको, आपके नॉलेज को और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को टेस्ट करते हैं। देखिए, हर परीक्षा हर एस्पिरेंट के लिए एक सीख होती है कि उस एस्पिरेंट ने उस परीक्षा में क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या मिस्टेक किए हैं। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो JEE 2025 में 22 अप्रैल 2025 में JEE का CBT 2 एग्ज़ाम जो दे करके आ रहे हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट कैंडिडेट, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, आप लोग इससे पहले भी परीक्षा दे चुके हैं और उन परीक्षाओं में प्रश्नों के जो तरीके होते थे, किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करते थे, अब जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको लैंग्वेज की अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं तो आप क्वेश्चन का कुछ अलग ही अर्थ निकाल लेंगे और गलत क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे परीक्षा में, जिससे आपका नंबर भी माइनस हो जाएगा। कौन सा नंबर, जो आपका अच्छा बनने वाला नंबर था वो माइनस हो जाएगा और आप काफ़ी स्टूडेंट से काफ़ी नीचे चले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं कि उनको पूछने का तरीका किस तरीके से बदल गया है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। दोस्तों, आज से पहले कुछ सालों से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देकर के बताता हूं कि आज से पहले ये पूछा जाता था कि गांधी जी अफ्रीका से कब आए, ठीक है, ये पूछा जा सकता था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कब किया गया, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन में गांधी जी ने कब पार्टिसिपेट किया, ये सारे क्वेश्चन कब पूछा करते थे, आज से 1, 2 साल 3 साल पहले। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है क्वेश्चनों को। अब आपको वो डीप में जाकर के पूछता है क्वेश्चन को। डीप में जाकर के किस तरीके से पूछेगा, अगर मान लीजिए इसी टॉपिक में अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा अब के लिए, तो अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। किस तरीके से कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने बिहार में बुलाया। तो देखिए इस तरीके का अब जो क्वेश्चन आने वाला है इस तरीके का हो गया है। डीप में क्वेश्चन जाकर पूछता है तो आपको थारोली पढ़ना पड़ेगा। आप बेसिक तरीके से ऊपर ऊपर नहीं पढ़ सकते। एक क्वेश्चन आप इसको भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, आज से कुछ सालों पहले जब मैं एग्जाम दिया करता था तो इस तरीके से पूछता था कि हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से पूछता था कि हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसका ट्रेंड बदल चुका है। अब क्या पूछता है कि हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके का देखिए चेंज आया है क्वेश्चन को पूछने में। तो दोस्तों, इससे घबराना नहीं है आपको, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको ऊपर ऊपर पर ना पढ़ाई करके थारोली और अच्छे तरीके से एक बार पढ़ाई करिए, ताकि आपको दोबारा उस टॉपिक पर पढ़ाई ना करनी पड़े। बस अगर आप ऊपर ऊपर से किसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपको एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक को, और उसके बाद आपको डीप जाकर के फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको थारोली और अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद बस आपका रिवीजन का पोर्शन बचेगा बस। दोस्तों, जो मैंने पीछे वीडियो में आपसे ये बात की है कि RRB JEE में किस तरीके के वेल स्ट्रक्चर्ड और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, आपको उनमें से मैं 1-2 दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपका है कि उदासीन लवण विलयन का pH वैल्यू कितना होता है। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे नहीं तो ये लवण बेस वगैरह मान करके आप 7 या 7 से कम या 7 से अधिक मार सकते हैं। लेकिन जैसे ही ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे कि इसमें लिखा हुआ है आगे उदासीन, जैसे ही आप उदासीन देखेंगे न्यूट्रल, तो समझ जाएंगे न्यूट्रल जो बेस होता है ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो आप इसका अच्छे से ध्यानपूर्वक जवाब लगा सकते थे 7 के बराबर। लेकिन मैंने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं, लवण जान लिया, उदासीन पढ़ा नहीं, तो लवण के तौर पर मैंने इसको क्या कर दिया, 7 से अधिक मतलब बेसिक मैंने इसको मान लिया, तो ये गलत हो गया। तो लेकिन यही क्वेश्चनों को आपको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो, माइनस में नंबर ना दे करके जाए, बल्कि प्लस में नंबर दे करके आपको काफ़ी लोगों से ऊपर, काफ़ी लोगों से आगे पहुँचा दे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। देखिए, हम में से हर कोई जानता है कि मधुमक्खी के डंक से, बिच्छू के डंक से फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड प्रवेश कर जाता है शरीर में, उसी के कारण जलन या सूजन होता है या दर्द होता है। लेकिन इसमें देखिए फॉर्मिक एसिड का कहीं नामो निशान नहीं है।
तो किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आप, तब जा करके आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका ऑप्शन नंबर पहला है, डंक में एक प्रबल क्षार होता है, क्षार वगैरह नहीं होता, एसिड होता है। तीसरा अगर पढ़ेंगे, डंक एक हल्के शर्करा विलयन को इंजेक्ट करता है, ये भी गलत है। डंक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, ये भी गलत है। डंक मेथनोइक अम्ल एक एसिड डालता है जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और फॉर्मिक एसिड का ही इनडायरेक्ट जो नाम है वो है क्या, मेथनोइक एसिड। तो आप अगर इसको ध्यान से पढ़ते तब जाकर इसको आप कर पाते, नहीं तो आप कोई ना कोई गलत आंसर लगा करके इसको भी आप गलत करवा देते। देखिए विज्ञान का जो पोर्शन है, एक है आपका कंसेप्चुअल फिजिक्स क्वेश्चन या कंसेप्चुअल साइंस क्वेश्चन, दूसरा क्या है डाटाबेस साइंस क्वेश्चन। ठीक है, डाटाबेस में क्या है, आपको सीधा सीधा पूछ लेगा भाई प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होती है, ये डाटाबेस है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल में प्रकाश के तरंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, सबसे कम किस रंग की होती है, ये डाटाबेस क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिक्स में, जैसे ये देखिए, इसको जब आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, तब जाकर आप इसकी मीनिंग समझ पाएंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। ठीक है, जैसे ये दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसी माध्यम में न लौट करके, मतलब दूसरे माध्यम में न लौट करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान, ये आपतन गलती से लिख चुका है, आपतन कोण होना चाहिए, आपतन कोण का जो मान होता है वो कौन सा होता है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक इस ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए स्टॉप करके वीडियो को। आशा करता हूँ आप आंसर कमेंट में बता चुके होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है थर्ड वाला, आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। देखिए एक होता है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण मतलब कैसे है कि एक तरीके का एंगल, इस तरीके का आपतन एंगल बना दें कि जो हमारा आपतित किरण है वो इसी बॉर्डर पे चली जाए। ठीक है, ये देखिए मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, मतलब इसी बॉर्डर पे वो वापस चली जाए, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना ले। ठीक है, वो होता है क्रांतिक कोण। अगर क्रांतिक कोण से अगर वैल्यू आपकी कम रहेगी तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आंतरिक, इसको जो सी कहते हैं, अगर ये इससे आपकी वैल्यू अधिक हो गई, आपतन कोण की वैल्यू क्रांतिक कोण से अधिक हो गई, तब जाकर ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और पुनः उसी फील्ड में ये लौट जाएगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आरआरबी जेईई 2023 में 2025 में आया CPT 2 के एग्जाम में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहना क्या चाहता है कि इफ़ द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज लेस देन 1 इट मीन्स, इसमें आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से इसकी थ्योरी पढ़े हैं। देखिए जो अपवर्तन का सूचकांक का मान जो होता है n = वैक्यूम में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये बताइए कि माध्यम में n की वैल्यू कितनी है, 1 से कम बता रहा है, 1 से कम बता रहा है n की वैल्यू, और n की वैल्यू कम आएगी कब, अब देखिए वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है कितना, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, और डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये बताइए 3 × 10⁸ को मैं किस चीज़ से भाग दूँ, किस वैल्यू से भाग दूं कि इसका वैल्यू 1 से कम आए, 1 से कितना है कम। भाई अगर मैं मान लीजिए 3 × 10⁸ की वैल्यू से छोटे वैल्यू से अगर मैं भाग दूंगा तो ये 1 से ज़्यादा आएगी। जैसे देखिए 4 को अगर आप 3 से भी भाग दिए तो कितनी वैल्यू आएगी, 1.33। ठीक है, ये हमेशा 1 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर मैं 4 से भी भाग दे दूँ कितनी वैल्यू आएगी, 1, मतलब 4 के 1 के बराबर। अगर मैं 5 से भाग दे दूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.8, मतलब 1 से कम। तो 1 से कम लाने के लिए हमें 3 × 10⁸ और जो भाग करना होगा हमेशा इस वैल्यू से बड़ा ही भाग करना होगा, तभी जाकर के हमारा जो वैल्यू आएगा 1 से कम आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी इसका मतलब वैक्यूम में प्रकाश की चाल से क्या होगी, अधिक होगी। इसका यही मतलब है। आप इसको तभी कर पाएंगे जब इसकी थ्योरी पूरी तरीके से आपको मालूम है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल से क्या है, ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, आज का कंपटीशन उस लेवल का नहीं है कि आपको जो आता है केवल वही, मतलब जो एग्जैक्ट आता है आप वही हल करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बल्कि आपको और एफर्ट लगाना है। आप जो इससे पहले तैयारी किए हैं उसका आपको एक्सपीरियंस और अपनी समझ का एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज का एक्सपीरियंस, अपने अप्रोच का एक्सपीरियंस ले करके उन सारे क्वेश्चनों को भी हल करना है जिनमें आप किसी न किसी ऑप्शन को, यानी 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर ले रहे हैं और 2 ऑप्शन में आप किसी न किसी तरीके से फंस जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप गलत अटेम्प्ट करके आइए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप अपनी समझ, एक्सपीरियंस और जैसे मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में फंस गए हैं, ठीक है, और आप
उन क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन को आप एग्जैक्ट जानते हैं कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। मतलब सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग कैसे करना है कि सबसे पहले जवाब पाने के लिए आप अपने गलत जो आंसर हैं उनको आप छांट दीजिए, फिल्टर कर दीजिए उनको, जो गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब क्या करिए, आप अपनी समझ से ये समझिए, अपने नॉलेज देखिए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में अगर आप कभी ना कभी पढ़े होंगे ना, तो थोड़ा सा वो क्लिक कर जाएगा, थोड़ा सा वो स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। तो जो आपका संभावित लगे, आपको पॉसिबल लगे कि ये आंसर होगा, उसको एक बार आप देखिए। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपके अटेम्प्ट को गलत करने नहीं आया हूँ, बल्कि आप अपने एक्सपीरियंस का, अपने एलिमिनेशन अप्रोच का इस्तेमाल करके उन प्रश्नों को भी हल करेंगे जो आपको लगभग नहीं आते और लगभग आते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से काफ़ी बच्चों से आगे निकल सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन अगर किसी एस्पिरेंट को आता नहीं, मान लीजिए वो नहीं पढ़ा है, तो अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से किस तरीके से वो इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। द रॉ मटेरियल फॉर स्लेट टाइल रूफिंग। अब इसमें देखिए एक कीवर्ड दिख रहा है टाइल रूफिंग का। कौन सा कीवर्ड दिख रहा है? टाइल रूफिंग। मतलब एक टाइल जो होती है घर में, जो टाइल्स का इस्तेमाल होता है, उसकी रूफिंग करने के लिए बात हो रही है, ठीक है। टाइल रूफिंग में मेटल आएगा, धातु से कहाँ टाइल रूफिंग होती है, ये ऑप्शन आपका पहले ही हट गया, ठीक है। ये एलिमिनेट हुआ, 3 बचे। अब स्टोन आ रहा है, पत्थर, चलिए ये अभी तो एलिमिनेट नहीं हुआ, इसको हम रख लेते हैं, ठीक है। दूसरा आ रहा है मड, मिट्टी। मड किसको कहते हैं भाई? मड कहते हैं मिट्टी के गारे को। मतलब मिट्टी में जब पानी मिला दिया जाता है तब वो जो बनता है उसको बोलते हैं मड, ठीक है, वो गारा। तो ये बताइए, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से आप गारे से रूफिंग कर सकते हैं, वो भी टाइल रूफिंग। भाई टाइल रूफिंग तो होगा ही नहीं मड से, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा? चौथा ऑप्शन स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? घास फूस। अब देखिए बात हो रही है टाइल रूफिंग की, हो रही है किस चीज़ की? टाइल रूफिंग। लेकिन हुआ क्या? स्ट्रॉ दिया हुआ है यहाँ पर, घास फूस दिया हुआ है, तो ये घास फूस नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये दूसरा वाला। आप इसको आसानी से क्लिक कर सकते हैं और वो नंबर भी गेन कर सकते हैं जो पॉसिबली आपको आता नहीं था, ठीक है। ये है एलिमिनेशन टेक्निक का रियल ट्रूथ। आपको वो भी नंबर दिला देगा जिसमें आपको उसके बारे में लगभग नहीं मालूम था, उसमें भी आपको अच्छे नंबर दिला दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट करके अपने नॉलेज के दम पे। इस तरीके से न जाने कितने बच्चों से आप आगे हो गए, जो पॉसिबली आप आंसर नहीं जानते थे, उसमें भी आपको 1 नंबर मिल गया। दूसरा तो भैया ये ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं, वातपोत्सर्जन और भवन में क्रैक, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, बचा पहला और दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा डिफाइन कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। तो इस तरीके से आपका 2 नंबर एलिमिनेशन टेक्निक से बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। एलिमिनेट करके आप उस क्वेश्चन में आगे बढ़ गए। फ्रेंड्स, आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न जरूर मिल जाएगा परीक्षा में जिसको आपको देखकर तो लगेगा कि आप इसके बारे में कुछ पढ़े नहीं हैं, लेकिन आप उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उन चारों विकल्पों में 3 विकल्प ऐसे लगेंगे कि उनका उस प्रश्न से कोई लेना देना ही नहीं है, और एक प्रश्न आपको बहुत ही ऑड लगेगा और नियरली वही ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? आंसर भी हो सकता है। देखिए ऑड 1 प्रश्नों को हल करेंगे कैसे? पहले आप जो विकल्प आपको लग रहे हैं कि ये होंगे नहीं, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। 3 अलग अलग लगेंगे, उसको हटा दीजिए। और जो एक बचा उसको थोड़ा सा आप अपने नॉलेज, अपने थिंकिंग से सोचिए क्या ये आंसर हो सकता है। अब जब आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर रिलेट करेगा उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको वही ऑप्शन, वही विकल्प चूज कर लेना है, ठीक है। लगभग आपको वो क्वेश्चन आपका सही ही होगा। 22 अप्रैल वाली शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में देखिए ये क्वेश्चन था कि गुप्त प्रशासन में कौन सा अधिकारी शांति एवं युद्ध मामलों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये आपका प्रश्न था। देखिए इसको ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन है पहला विश्वपति, अभी हमें देखकर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। महादंड नायक, ये भी कुछ नहीं समझ में आया। महाप्रतिहार, ये भी कुछ नहीं समझ में आया। चौथा ऑप्शन जो आपको लग रहा है संधि विग्राहिका। अब देखिए संधि कहाँ होती है? संधि तभी होती थी जैसे युद्ध किसी से करना हो, तभी संधि वगैरह की बात होती थी। तो ये लगभग आपको ऑड 1 आउट लग रहा है। शांति एवं युद्ध मामलों के लिए उत्तरदायी, मतलब लगभग ये मैच भी कर रहा है। तो ये आपका ऑड 1 आउट की वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कोलेशन ऑप्शन इन द प्रिंट सेटिंग। अब कोलेशन क्या होता है? कोलेशन मतलब होता है कि मिलाप, मेल मिलाप, कोलैब कर गए आप, ठीक है। तो अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे, टू एडजस्ट द पेज ओरिएंटेशन, टू प्रिंट ऑल पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट एज ए सेट, टू सेलेक्ट ए कस्टम प्रिंट रेंज, टू चेंज द प्रिंटर सिलेक्शन। तो आप देखेंगे कि इस वाले ऑप्शन में कह रहा है कि सारे के पेज को क्या कर दो? एक सेट बना दो, मतलब कोलैब कर दो। तो ये ऑप्शन आपका राइट दिख रहा है जहां तक ये कोलेशन की ऑप्शन को देखकर बात करें। और बाकी ये 3 के तीनों आपके जो ऑप्शन है बहुत ही दूर दिखाई दे रहे हैं इस कोलैबोरेशन से।
दोस्तों और साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि आपको इन जो बचे हुए समय है एलपी का, इनमें आपको कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है, नए चीज़ के पीछे आपको नहीं भागना है। सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर ही आप निर्भर रहिए, उन चीज़ों पर ही डिपेंडेंट रहिए जो आपने पीछे इससे पहले पढ़ चुका है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो उन्हीं सब्जेक्ट का मल्टीपल रिवीजन करिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कहाँ पर, एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, आज टाइम मैनेजमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल हो चुका है एक एग्ज़ाम क्रैक करने में, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको जो विषय पढ़े हैं उसी का मल्टीपल रिवीजन करना है और टाइम मैनेजमेंट करना है आपका एग्ज़ाम में, ताकि आप और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। इन सब तीनों का इस्तेमाल करके आप अच्छे से अपना नंबर स्कोर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का पूरा मतलब ये है कि आपको जो आता है वो आप हल ही करिए। जो आपको 100% आता है उसको आप पूरी श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट करिए। उसके साथ साथ कुछ स्मार्ट अप्रोच लगा करके आप अपना नॉलेज, अपना एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं जो आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम था, इनडायरेक्टली मालूम था लेकिन डायरेक्टली नहीं मालूम था। तो दोस्तों, ऐसा करके आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बी हैप्पी।